नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 26 सितंबर 2020 है। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा खलील जिब्रान के एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ। वी चूज आवर जॉयज एंड सोरोज लॉन्ग बिफोर वी एक्सपीरियंस देम। कोई सुख या फिर दुख जब हम उसको अनुभव करते हैं उससे पहले हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। कितनी एक गहराई है इस कोट में कि जो खुशियां हैं, अगर आपने लेट्स से कि एक कार खरीदी और आपको उससे, अगर आप सोच रहे हैं कि जब मैं कार खरीदूंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो कितना खुश मैं उस टाइम पर होगा ये मैं आज से ही डिसाइड कर लेता हूँ। सेम थिंग गोज विथ आवर सोरोज एज वेल। हमारे दुख जो हैं वो कितना हम अनुभव करेंगे, उसका कितना एक्सपीरियंस करेंगे, ये हम आज से ही वी चूज इट, इजंट इट। तो इट्स इन आवर हैंड्स कि जो दुख है उसको हम कम कर सकते हैं, जो खुशियाँ जो हैं उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर हम उसको चूज करते हैं, देन आई थिंक हम उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और गहराई से सोचते हैं। लेकिन उससे पहले स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 30 सितंबर, आज 26 है तो और ज़्यादा दिन नहीं है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। ईएमआई की ऑफर 30 सितंबर तक अवेलेबल है। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोड डिबेट के बारे में। दिस वन इज अबाउट लेबर कोड। सेसपुल, एक कैग का जो रिपोर्ट आया है, इसने एक और चीज़ में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैंने कई बार ये बात बताई है, लेकिन फिर भी डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि दैट आई एम ट्राइंग टू हेविली प्रमोट दिस डीएफएनए। यस, आई एम ट्राइंग टू प्रमोट इट। उसके पीछे रीज़न ये है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के, उनको जो लेटेस्ट वेज बिल, ये जो लेबर बिल, नॉट वेज बिल, लेबर कोड्स जो हैं उसमें जो बदलाव किए हैं, 2 दिन पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सेस पुल की बात करें उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। और आप देखिए कि ये जो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आपको फिर हिंदू न्यूज़पेपर के या फिर दूसरे न्यूज़पेपर्स भी आप देख लीजिएगा, आप पाएंगे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें से आप अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर किसी ना किसी अखबार ने एडिटोरियल्स लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो अखबार जो है वो फिर उनको मीन्स इस टॉपिक्स को, ऐसा नहीं है कि वो डीएफएनए में से एडिटोरियल्स बना रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक होलिस्टिक तैयारी के लिए इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और बिजनेस वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई अपडेट्स भी होनी चाहिए। आप में से शायद बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको ये नाम सुनते ही घबराहट हो रही होगी कि इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स, मेरा तो सब्जेक्ट ही कॉमर्स नहीं था, मैंने तो साइंस या फिर आर्ट्स की पढ़ाई की थी, तो मुझे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। फिजिकल डेफिसिट एंड कंसोलिडेशन एंड ये सारी चीज़ें क्या होती है। डोंट वरी, एक वक्त ऐसा था कि मुझे भी इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, जैसे मैं पिंक पेपर्स पढ़ता गया, चीज़ों को समझता गया, एक वक्त लगा, लेकिन अब थोड़ी बहुत खबर रहती है। तो ये मैंने अचीव किया है, देन आई कैन सेफली से कि यू कैन ऑल्सो अचीव इट, राइट। ये डिफिकल्ट लगेगा आपको शायद, लेकिन आपने कभी इसको समझा नहीं है। एक बार समझ लेंगे देन यू विल फाइंड दैट कि इससे इजी सब्जेक्ट दूसरा नहीं है। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो हम हर रोज़ करते हैं। आप जब भी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट ऑन भी करते हैं तब भी आपका मीटर इज़ ऑन, इलेक्ट्रिक मीटर, देन यू आर प्लेइंग पार्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, देन वी हैव दोहा काबुल जर्नी, एनवायरमेंटल डैमेज, ये पायोनियर का एडिटोरियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे आज सैटरडे हैं तो इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होते हैं, तो आई थॉट के, और ये मौका भी मिल गया कि डीएफएनए के बारे में मैं आपको कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। लेबर लॉज, बड़े बड़े रिफॉर्म्स की जब भी बात आती है कि भारत की इकोनॉमी को रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तब कुछ बड़े बड़े नाम सामने आते हैं कि भारत को लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमारे देश में ज़मीन खरीदना जो है एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस बन जाती है। बुलेट ट्रेन के साथ जुड़ी हुई खबरें भी आपने पढ़ी होगी कि लैंड एक्विजिशन को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फिर बात आती है बैंक रिफॉर्म्स की कि ईजिली अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे मिल जाएं इन्वेस्टर्स को। और इसी के साथ साथ बात आती है लेबर रिफॉर्म्स की। हमारे देश के लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, मजदूर के साथ जुड़े हुए कानून जो हैं वो काफ़ी रिजिड थे या फिर रिजिड हैं। तो ये सारी चीज, ये इंटरनेशनल कंपनीज और देश की भी बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज भी इसको लेकर कई बार कंप्लेंट्स करती रहती हैं कि लेबर लॉज जो हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, उनको अप टू डेट बनाइए। 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 2002 से लेकर आज तक और फ्यूचर में भी आने वाले टाइम में यही एक विजन है, यही एक एम है टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक तरफ देश की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बूस्ट होती रहे, यानी कि इंक्रीज होती रहे, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमी में काम करने वाले जो लोग हैं, हम सब इकोनॉमी का पार्ट हैं। तो कभी ना कभी हम वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं किसी जगह पर। लेट्स से अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं एक कंपनी के, लेकिन आपके घर में डोमेस्टिक मेड हैं, आपके घर में कोई लेट्स से कि कोई हाउसकीपर हैं, तो ये जो सर्वेंट्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, तो ये आप उनके एम्प्लॉयर हैं, इज़न्ट इट? तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैप्स पहनते हैं। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक फैक्ट्री, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं तब देखते हैं कि आपके घर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनके फिर आपके बेटे जो हैं वो किसी जॉब, या फिर बेटा या फिर बेटी जो है वो प्रोफेशन में है किसी, लेट्स से कि वो अगर इंजीनियर है तो वो किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री किसी और चीज़ की है, या फिर बेटा या बेटी डॉक्टर हैं, दे आर वर्किंग फॉर लेट्स से बिग हॉस्पिटल, तो फिर वहाँ के वो एम्प्लॉय हैं। तो ये कोड्स जो हैं, ये लेबर लॉज जो हैं, ये मेरा मानना है हमारे देश के लगभग सभी व्यक्तियों को टच करने वाले ये कोड्स हैं, टच करने वाला ये कानून है। और इसीलिए दिस इज द रीजन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस दिन, कि इसीलिए इसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। एक वेज कोड था, टोटल 4 कोड्स थे, बहुत सारे लॉज जो थे, इन सारे लॉज को कंसोलिडेट यानी कि इनको कंप्रेस करके 4 कोड्स में डिवाइड किया गया। तो उसमें से वेज कोड जो था उसको तो पास कर दिया है। अब ये 3 कोड्स जो हैं 2020 में, ये 3 कोड सामने आए और ये तीनों कोड्स जो हैं वो भी पास हो चुके हैं। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। नाउ द थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया, द 3 कोड्स एम्ड एट कंसोलिडेटिंग डाइवर्स लेबर लॉज। जितने अलग अलग डाइवर्स लेबर लॉज थे, इन सभी को कंसोलिडेट करना और इनमें रिफॉर्म्स लाने का काम जो है ये 3 कोड्स कर रहे हैं। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं, या फिर सबसे एक व्हाट वी से कंटेंशियस इश्यू जो है, जिसको आप कह सकते हैं एक विवाद से भरा हुआ एक इश्यू जो है वो ये है कि अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई कंपनी है, उसको बंद कर देना है, लोगों को निकाल देना है आपको जॉब में से, ये सारी चीज़ें। तो पहले ऐसा था कि अगर आपकी कंपनी में 100 या फिर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता होगी। इसके बिना आप अपनी कंपनी जो है उसको बंद नहीं कर सकते, क्लोजर। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपका बिजनेस बंद कर रहे हैं तो। जैसे आप बिजनेस की शुरुआत करते तब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते, इसीलिए ऐसे ही क्लोजर के लिए भी आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा पड़ती थी, ऐसा एक नियम था, आज भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्टली ये 100 को 300 कर दिया। अब 300 प्लस वाली कंपनीज का अगर आप आंकड़ा देखें तो बहुत कम है। 100, 200, 250 तक के बहुत सारी फैक्ट्रीज आपको मिल जाएगी। और मज़े की बात यह है कि 2019 का जो ड्राफ्ट था इसमें यह पॉइंट था ही नहीं, ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट ने इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो फर्म्स हैं, उनको ग्रेटर फ्रीडम मिल चुका है कि वो जब चाहे तब
काम करने वाले व्यक्ति को निकाल सकते हैं और जब चाहे तब वो अपने बिजनेस को भी बंद कर सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं, लेकिन हमें किस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है? दो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, विजन और ये जो विजन या फिर एम जो है, इसके दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो क्या कभी भी किसी को आप निकाल देंगे तो क्या जो पॉइंट बी है, विजन बी है, या फिर जो पॉइंट है, तो क्या वो फुलफिल होगा? नहीं। एक पॉजिटिव फीचर डेफिनेटली इसमें हमें देखने को मिलता है, सोशल सिक्योरिटी कोड। इसमें यह है, सोशल सिक्योरिटी कोड में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार किया जाएगा और गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, ये बोर्ड मेक श्योर करेगा कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो उनके हितों का, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ डेफिनेटली इसमें है। फिर एक दूसरा जो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल या फिर एक विवाद से भरा हुआ एक सेक्शन है, वो ये है कि अगर कोई नई फैक्ट्री है तो नई फैक्ट्री में जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस के कोड्स जो हैं उसमें से एग्जेम्पशन मिल सकता है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी प्रकार के एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप नई फैक्ट्री खोल रहे हैं लेट्स से, और अब नई फैक्ट्री में मीन्स आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, बॉडी इंजरीज हो सकती हैं, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी की जो गेयर हैं वो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब इसमें भी एग्जेम्पशन, सो दिस इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। इसीलिए इसके ऊपर एक थरो डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन थरो डिस्कशन इतनी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं हुई, फटाफट से इसको पास किया गया है। द थ्रेशोल्ड फॉर कंसिडरिंग एनी प्रीमाइसेस एज ए फैक्ट्री हैज़ बिन रेज्ड। पहले फैक्ट्री के लिए नियम यह था कि अगर आपके वहाँ पर 10 या फिर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो और इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री कंसिडर की जाती थी। अब 20 या फिर उससे ज़्यादा किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते तो 40 या फिर उससे ज़्यादा किया गया है। इसी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप किसी भी चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको और ज़्यादा लूज करना है, उनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाना है, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, आपको बिल पास नहीं करने पड़ेगा। वहाँ जो राज्य सरकार है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देंगे और वो बदलाव जो है वो हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये डिस्क्रिशन जो है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा सरल बनाना है हमें, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, और ख़ास करके लेबर के लिए, उनके हित के बारे में भी हमें सोचना है, सरकार को और हम सबको एज ए सिटीजन्स। और यहाँ पर सभी मेजर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इन नए कोड्स का विरोध जो कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमारे सामने हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, राइट। दिस आर लॉजिकल थिंग्स। आप खुद सोचिए कि क्या सेफ्टी और इन सारी चीज़ों को लेकर छूट छाट हम दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। डियर फ्रेंड्स, अगर लेक्चर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फिर एक दूसरा टॉपिक है सेस पुल। यहाँ पर भी सरकार ने कुछ गलतियाँ की हैं और ये गलतियाँ हमारे सामने रखी हैं कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में टेबल किया गया। तो इसमें ये पता चला कि 2018-19 में जो सेस हैं, अब सेस का पैसा, सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है और ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो टोटल जो 2018-19 में एक साल में सेस कितना मिला देखिए, 2.75 लाख करोड़ रुपीस। कुछ 35 जितने सेस और लेवीज और दूसरे चार्जेस से एक साल में 2.75 लाख करोड़ रुपीस मिले। और इसमें से 60% यानी कि 1.64 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो रेमिट किए गए, यानी कि अलग अलग जो भी एजुकेशन सेस हैं तो एजुकेशन सेस में, एजुकेशन फंड में वो डाला गया, हेल्थ एक्सेट्रा जो भी हैं अलग अलग नामों से तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उस हिसाब से जो भी सेस कलेक्ट हुआ तो वो उस फंड में डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 60% तो दे दिया, लेकिन बाकी का 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने CFI में ही रखा। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसे रहे? नो,
पार्लियामेंट सेस को अप्रूव देता है खास चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और जब आप सेस कलेक्ट करते हैं तो लोग भी, हम भी इसीलिए पैसे सेस देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम देखते हैं स्वच्छ भारत सेस तो लगता है कि चलो यार इतनी महंगी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाया है और 10 रुपये अगर सेस में चले जाते तो दैट्स फाइन, हमारे देश को क्लीन होने की आवश्यकता है, तो हम हंसी खुशी ये सेस पे कर देते हैं। हेल्थ के लिए तो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई हो गई, हमने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर ली, अच्छे प्रोफेशन में हैं, हमारे 10-15 रुपए के कंट्रीब्यूशन से अगर देश में अच्छी स्कूल्स बनेगी तो लेट्स डू इट, राइट। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन देश का अगर भला होता है तो लेट्स डू इट। तो इस इमोशन से लोग सेस पे करते हैं, हम सब पे करते हैं, इज़न्ट इट। कई बार हमें पसंद भी नहीं होता लेकिन फिर भी हम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं तब हमारा विश्वास जो है वो हिल जाता है कि सेस कलेक्ट किया जाता है लेकिन सेस का उपयोग आप नहीं करते टाइम पर। और फिर इससे होता यह है कि सीएफआई में ये पैसे रहेंगे तो सरकार की रेवेन्यू भी ज़्यादा दिखेगी और फिस्कल डेफिसिट भी कम दिखेगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर, राइट पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कैग ने ऐसी बात बताई, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद कैग जो हैं वो सरकार से नाराज हो गए, नहीं। 10 सालों से, और इसमें किसी एक मोदी सरकार की बात नहीं है, मनमोहन सिंह सरकार की बात नहीं है, यूपीए, कांग्रेस, बीजेपी, एनडीए की बात नहीं है, इट्स अबाउट आवर कंट्री। 10 सालों से 1.25 लाख करोड़ रुपीस सेस कलेक्ट किया गया है क्रूड ऑयल में से। एक पैसा भी इसका ट्रांसफर जो है वो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी के लिए नहीं किया गया है, 1 रुपया भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यही सरकार या फिर मोदी 1.0, एनडीए 2.0 ने भी ऐसी ही चीज़ें करते आए हैं। एंड दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। सेस कलेक्ट किया जाता है तो आप उनको राइट अमाउंट, राइट जगह के लिए, जहाँ के लिए कलेक्ट करें तो उसके लिए उसको खर्च कीजिए। जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर कितना झगड़ा चल रहा है हमारे देश में, राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और आप देखिए यहाँ पर ये प्रोमिसेस की गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। 47,272 करोड़ रुपीस जो पहले 2 साल के जीएसटी के कलेक्टेड पैसे जो स्टेट्स को देने थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम पर नहीं दिए, और जब दिए पैसे तो ग्रांट्स इन एड के तौर पर दिखा दिए। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हैं वो एजुकेशन के लिए या फिर हेल्थ के लिए क्रिएट नहीं किया गया, ऐसा कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए और हेल्थ के लिए कुछ भी पैसे नहीं दिए। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो हैं उसमें भी यही चीज़ की गई। और एक पैटर्न भी देखी गई है कि जब से 14th फाइनेंस कमीशन ने पहले 32% जो भी रेवेन्यू था तो 32% स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बाकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये 32 को इंक्रीज करके 42% कर दिया कि 42% जो है वो रहेगा इनके पास, ये स्टेट्स को दिया जाएगा और बाकी का जो 58% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखेगा। तो तब से एक पैटर्न देखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेसेस और सरचार्जेस लगाती जा रही है और कलेक्ट करती जा रही है, लेकिन इसका जिस चीज़ के नाम से इसका कलेक्शन या फिर इसको क्रिएट किया जा रहा है उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो व्हाट वी नीड एट द एंड ऑफ द डे, जो कैग ने किया वही राइट, हमें चाहिए एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जब कैग हमें रिपोर्ट दे तब नहीं, एवरी टाइम वी शुड नो कि कितना सेस कलेक्ट किया जा रहा है और इसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। यही इसका एक सॉल्यूशन है। फिर बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी, आप जानते ही होंगे बहुत सारे पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर एज यू कैन सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर मैंने एक फ्लैग रखा है, ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। तो ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर है अफ़गानिस्तान की सरकार, दूसरी तरफ है तालिबान, और तीसरा जो कॉर्नर है ट्रायंगल का इसमें है यूएसए। ये 3 एक्टर्स हैं, अफ़गानिस्तान के 3 मेन एक्टर्स। अब जो हमें स्टेटमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, फ्रॉम तालिबान, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब्दुल्ला जो अफ़गान गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, तो इन्होंने ये बताया, अब्दुल्ला जो हैं उनका कहना ये है कि वो एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं, लिबरल वैल्यूज़ वाला,
जहाँ पर हर एक के लिए समान अधिकार हों, खास करके महिलाओं के लिए, और जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी सारे अधिकार मिले। मुल्ला बरादर जो हैं ये तालिबान के हैं, और इनका कहना, ये तालिबान ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और मुल्ला बरादर का कहना ये है कि वो एक इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान में देखना चाहता है, कि एक इस्लामिक देश, एक इस्लामिक हुकूमत यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब किस प्रकार की इस्लामिक हुकूमत? सऊदी अरेबिया में जो है उस प्रकार की इस्लामिक हुकूमत, टर्की में जो है इस प्रकार की इस्लामिक हुकूमत नहीं। तालिबान जब इस्लामिक एमिरेट की बात करता है तब वो बहुत ही वायलेंस का उपयोग करना, म्यूज़िक ना सुनना, महिलाओं को घर के बाहर ना निकलना, जो बहुत पुरानी जो विचारधारा थी वो सारी चीज़ें, महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का नामो निशान नहीं रहने देंगे। अगर आप इस्लाम के अलावा कोई और धर्म फॉलो कर रहे हैं तो तालिबान जो हैं विल बी वेरी हार्श, या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर मार दिए जाएंगे। इस प्रकार की एक अलग ही उन्होंने एक अपना जो पॉलिटिकल विजन है, वो जो पॉलिटिक्स में चाहते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने धर्म को कस्टमाइज कर दिया है कि वो जो कहते हैं वही सही है, दुनिया जो सोच रही है वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये एक बहुत रेड फ्लैग का मतलब है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। फिर यूएसए क्या चाहता है? एग्जिट, दैट्स इट, हमें बस यहाँ से निकलना है। और मिस्टर ट्रंप तो ये सारे पॉइंट्स भी गिनाएंगे कि अब अलकायदा को ख़त्म किया गया, तालिबान ने सारे आतंकवादी संगठनों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, जो एक गलत बात है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को वो रखेंगे इलेक्शन से पहले। वो चाहते हैं कि यूएसए के सारे सोल्जर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में से निकल जाएं। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा? यूएसए ने। वहाँ पर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी हो रही है, इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स, बड़ी बड़ी बातें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूएसए के लोगों के सामने रखी जाएगी। तो हर एक का कहीं ना कहीं यहाँ पर अफगानिस्तान की सरकार चाहती है कि डेमोक्रेसी आए, तालिबान कुछ और चाहता है, यूएसए कुछ और चाहता है। तो यहाँ पर ये तीन ट्रायंगल्स के तीन अलग अलग कॉर्नर्स हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे को मिल रहे हों। अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर भी यूएसए ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि हम एड बंद कर देंगे, आपकी मदद बंद कर देंगे अगर आपने तालिबान के साथ बातचीत करना जो है वो बंद कर दिया तो। और तालिबान दूसरी तरफ से वायोलेंस किए जा रहा है। 2002 में तालिबान ने एग्रीमेंट किया था यूएसए के साथ, लेकिन तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो वायोलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि कितने सारे सोल्जर्स, कितने सारे सिटीजन्स जो हैं अफगानिस्तान के, उनकी मृत्यु हुई है। कंटिन्यूसली वायोलेंस करते जा रहा है, और एक बार ये इंटरनेशनल ट्रूप्स यहाँ से निकल गए उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी ख़राब हालत हो जाएगी अफगानिस्तान की। अब जब यूएसए यहाँ से निकलेगा तो दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इंडिया भी इंटरेस्टेड हैं। अफगानिस्तान और इंडिया बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये सारे भी स्टेक होल्डर देश हैं। फिर यहाँ अपने अपने हिसाब से ये सारे देश भी आ जाएंगे, क्योंकि यूएसए निकलेगा तब ये सारे देश यहाँ पर और ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो लगता है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। प्रश्न ये भी हमें पूछना चाहिए, और इतिहास ये सवाल यूएसए को पूछेगा कि जब आप 2001 में यहाँ पर इस देश में आपने इस देश को इन्वेजन किया, तो उस टाइम पर सिचुएशन ख़राब थी, या फिर 2020 में जब आप इसको छोड़कर जा रहे हैं तब ज़्यादा सिचुएशन बिगाड़ कर आपने इसको दे दी, या फिर इस देश की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर कर आपने यहाँ के नागरिकों को ये सिचुएशन गिफ्ट करके आप 2020 में चले गए? ये प्रश्न इतिहास यूएसए को डेफिनेटली पूछेगा। फिर एक टॉपिक है एनवायरमेंटल डैमेज, ये पायोनियर का टॉपिक है। तो बिहार में असेंबली इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, और जब भी किसी भी जगह पर डेट्स अनाउंस होती है तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एप्लीकेशन में आ जाता है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, जी के इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा साहब ने ये डेट्स अनाउंस की, और डेट्स के साथ साथ बिहार एक पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे देश का, इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो बताइए कितने फेजेस में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड डियर फ्रेंड्स,
ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये इलेक्शन जो है इसमें हम लाखों मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, हज़ारों लीटर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें हर एक बूथ तक प्रोवाइड करेगा ताकि जो वोटर्स हैं, जो बूथ ऑफिशियल्स हैं और सिक्योरिटी पर्सनल हैं, तो उनकी रक्षा की जा सके, उनको कोविड-19 से बचाया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ग्लव्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप वोट करने के लिए जाएंगे, यू विल वेयर वन ग्लव्स, यू प्रेस द बटन, फिर उस ग्लव को आप प्लास्टिक मीन्स बिन बैग में डालेंगे, निकल जाएंगे। तो कितना प्लास्टिक। अब कहीं ना कहीं एक आयरोनिक बात यह है कि डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए हम एनवायरनमेंट की हत्या करेंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल और ज़्यादा होगा। ये पेंडेमिक का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, इकोनॉमी को तो डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ साथ इस पेंडेमिक ने एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। नॉन रिसाइकलेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश भी काफ़ी बढ़ चुका है। यूज़ एंड थ्रो मास्क जो हैं, आई एम नॉट जस्ट अच्छा लगे इसलिए नहीं, लेकिन रियली शायद मैंने इतने टाइम में एक या दो, लेट्स से 5, उससे ज़्यादा हम श्योर फॉर श्योर यूजेबल रीयूजेबल, ये जो नॉट रीयूजेबल लेकिन ये जो यूज़ एंड थ्रो मास्क हैं वो उपयोग नहीं किए। मैं जो वॉशेबल क्लॉथ मास्क हैं उसका ही इस्तेमाल करता हूँ, और आई थिंक हम सबको यही करना चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे बनवा सकते हैं। हमारे देश की खासियत यह है कि टेलर की शॉप हर एक सोसाइटी में होती है, तब जैसा चाहे ऐसा कस्टमाइज्ड मास्क जो है वो बनवा सकते हैं, जितने चाहे उतने बनवा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे होते हैं, वॉशेबल होते हैं, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ एंड थ्रो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, और कितना ज़्यादा ट्रैश, कितना ज़्यादा कचरा जो है इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। सैनिटाइजेशन की बात करें तो ऐसे बूथ्स के ऊपर हमें अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, इज़न्ट इट? तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा कि पेंडेमिक की साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, सिर्फ लोगों के ऊपर नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी हुई है, और ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। विद दिस डिफरेंस, वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में एक जो केस चल रहा था, फाइनली ये केस वोडाफोन जीत चुकी है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, और आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं। इसमें से एक है कि एक एसपी बाला सुब्रमण्यम एक लेजेंडरी सिंगर थे, बहुत सारे फिल्मों के सॉन्ग्स, काफ़ी फेमस गीत आज भी जब भी आपने देखे हों या फिर अगर आप सुने तो उनकी एक बहुत ही स्वीट सी आवाज़ थी। दुखद है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एंड कोविड-19 का जो रिकवरी रेट है वो 82.14% तक हो गया है। इंडिया जापान मेरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स की शुरुआत आज से होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल संडे हैं तो कल लेक्चर्स डिलीवर नहीं होंगे, राइट? कल मीन्स इन द सेंस संडेज को द हिंदू एनालिसिस और डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस नहीं होता है। तो अब मुलाकात होगी हमारी मंडे को। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।